साथियों, जय सिया राम, राधे कृष्णा। हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का अध्ययन कर रहे हैं। अब से पहले हम पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का अध्ययन कर चुके हैं। चैनल पर वीडियो अपलोड कर दिया गया है, आप जाकर देख सकते हैं। आज हम अरावली प्रदेश एवं दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश एवं पूर्वी मैदानी प्रदेश का अध्ययन करेंगे। जो अरावली प्रदेश है उसका सबसे पहले अध्ययन करेंगे। अरावली प्रदेश, जो अरावली प्रदेश है, जो अरावली पर्वतमाला है, उसको अडावल पर्वत भी कहते हैं। एक वलित पर्वतमाला है। एक क्या है? एक वलित पर्वतमाला है। वलित का मतलब यह है कि दो साइड से दबाव लगने पर अगर बीच का हिस्सा अगर ऊपर उड़ जाए उसको वलित पर्वतमाला कहते हैं। जैसे ये पुस्तक है, दोनों साइड से ऐसे दबाव लगेगा तो ये वलित पर्वतमाला के रूप में उभर कर आएगी। ये बीच का हिस्सा उठ जाएगा, उसको वलित पर्वतमाला कहते हैं। और विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला है। ये राजस्थान के लिए ही नहीं, भारत के लिए भी गौरव की बात है कि ये विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। इसी के साथ में अरावली पर्वतमाला का अनेक दृष्टियों से महत्व है। ये अरावली पर्वतमाला इस प्रकार से है। यहाँ खेड़ ब्रह्मा है। खेड़ ब्रह्मा ये गुजरात है। यहाँ से ये पर्वतमाला शुरू होती है और ये दिल्ली, जो देश की राजधानी दिल्ली है, और देश की राजधानी दिल्ली में रायसीना की पहाड़ी पर राष्ट्रपति भवन स्थित है। वहाँ तक ये पर्वतों की श्रृंखला जाती है। ये पर्वतों की जो श्रृंखला है ये जाती है मेरे साथियों, और इसका अनेक दृष्टियों से महत्व है। इधर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है, इधर मरुस्थल है, थार का मरुस्थल, जिसको थार का मरुस्थल कहते हैं। 33 सागर से इसकी उत्पत्ति हुई है। 33 सागर से उत्पत्ति हुई है। बहुत अच्छा वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिया गया, आप जाकर देख सकते हैं मेरे साथियों। ये 61.11% भाग पर फैला हुआ है थार का मरुस्थल। विश्व का 17वां सबसे बड़ा देश है। विश्व का 9वां सबसे गर्म मरुस्थल थार का मरुस्थल है। ये थार का मरुस्थल को पूर्व की ओर बढ़ने से रोकती है। और ये जो अरावली पर्वतमाला है ये जल विभाजक रेखा के रूप में कार्य करती है। अधिकांश नदियाँ, राजस्थान की जो अधिकांश नदियाँ हैं वो अरावली पर्वतमाला से निकलती हैं। इसी के साथ में एक आरएस परीक्षा में प्रश्न आया कि राजस्थान की सभी नदियाँ अरावली पर्वतमाला से निकलती हैं। गलत है, अधिकांश नदियाँ निकलती हैं। बहुत सी नदियाँ हैं जो अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती है, जैसे काकनी है, जैसलमेर में भी नदी है। तो कुछ नदियाँ हैं जो अरावली से नहीं निकलती हैं। तो इसका महत्व अपन देखते हैं प्राकृतिक दृष्टि से। सबसे पहले तो यह है कि थार के मरुस्थल को बढ़ने से अरावली पर्वतमाला रोकती है। इसी के साथ में अधिकांश नदियों का उद्गम स्थल अरावली से होता है। उसी के साथ में खनिजों का भंडार, राजस्थान में 46 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। खनिजों का अजायब घर राजस्थान को कहते हैं। इस अरावली पर्वतमाला से सीसा, जस्ता, तांबा, चांदी, कोयला आदि, लोहा आदि खनिज इसी अरावली पर्वतमाला से निकलते हैं। उसी के साथ में प्राकृतिक सुरक्षा कवच का कार्य भी अरावली पर्वतमाला करती है, क्योंकि ये दिल्ली है, महानगर है। यहाँ से जो प्रदूषित हवाएं हैं राजस्थान की ओर आती हैं तो उनसे रोकती हैं। तो प्राकृतिक दृष्टि से भी सुरक्षा प्रदान करती है कौन? अरावली पर्वतमाला। उसी के साथ में यहाँ पर जैव विविधता जबरदस्त है। उसी के साथ में पर्यटन की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है कौन? अरावली पर्वतमाला। हमारी सांस्कृतिक धरोहर है अरावली पर्वतमाला, क्योंकि चित्तौड़गढ़ का किला हो गया, कुंभलगढ़ का किला हो गया, नाहरगढ़ का जो जयगढ़ किला है, उसी के साथ में बहुत से किले हैं जो इन दुर्गों पर बने हुए हैं। देलवाड़ा का जैन मंदिर भी इसी के अरावली पर्वतमाला पर ही बना हुआ है। तो अनेक दृष्टियों से अरावली पर्वतमाला का महत्व है। यह अरावली पर्वतमाला राजस्थान की आन बान और शान है। यह अरावली पर्वतमाला की जो टोटल लंबाई है मेरे साथियों, टोटल लंबाई 692 किलोमीटर है, जो खेड़ ब्रह्मा से दिल्ली तक की है टोटल लंबाई। इस 692 किलोमीटर में से 550 किलोमीटर ये राजस्थान में है। 550 किलोमीटर राजस्थान में है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 550 किलोमीटर राजस्थान में है। ये यहाँ पर खेतड़ी है, खेतड़ी, और यहाँ पर सिरोही है। तो खेतड़ी से और सिरोही की जो टोटल लंबाई है वो 550 किलोमीटर है। अब ये खेतड़ी हो गया, यहाँ जयपुर हो गया, जयपुर, यहाँ राजसमंद हो गया, राजसमंद। तो सबसे पहले इसको अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। खेतड़ी से जयपुर के बीच में जो ये है, ये उत्तरी अरावली पर्वतीय प्रदेश है। इसी के साथ में जयपुर से और राजसमंद के बीच में ये जो अरावली का प्रदेश है,
इसको मध्य अरावली कहते हैं। इसी के साथ में सिरोही से राजसमंद के बीच में जो ये अरावली का जो भाग है इसको दक्षिणी अरावली कहते हैं। तो सबसे पहले उत्तरी अरावली जो खेतड़ी से और जयपुर का भाग है, उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली है, इसके बारे में अपन बात करते हैं। उससे पहले इसका जो निर्माण है प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ, प्राचीनतम पर्वतमाला थी, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। तो उत्तरी अरावली का अध्ययन सबसे पहले देखते हैं। मेरे साथियों, खेतड़ी से जयपुर तक का भाग उत्तरी अरावली कहलाता है। इसी के में जयपुर है, दौसा है, अलवर है, भर्तरी नगर है, जो खैरतल और तिजारा जो नया जिला बना है, खेतड़ी तक का भाग उत्तरी अरावली में आता है। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ है जो सीकर में है, 1055 मीटर, 1055 मीटर इसकी ऊंचाई है। हर्ष की पहाड़ियाँ उत्तरी अरावली के अंतर्गत ही सम्मिलित है। उसी के साथ में शेखावटी की पहाड़ियाँ, शेखावटी का तात्पर्य सीकर, चूरू और झुंझुनू से संबंधित है। शेखावटी की पहाड़ियाँ इसी में के अंतर्गत आती हैं। तोरावटी की पहाड़ियाँ, तोरावटी का तात्पर्य यहाँ से कांतली नदी जो नीमका थाना से निकलती है, कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र तोरावटी कहलाता है। तो कांतली नदी के आसपास जो पहाड़ियाँ हैं उसको तोरावटी की पहाड़ियों में सम्मिलित किया गया है। उसी के साथ में जयपुर और अलवर और दौसा की पहाड़ियाँ इसमें शामिल की गई हैं उत्तरी अरावली में। प्रमुख चोटियों में बाबाई है, ये बाबाई 780 मीटर के साथ में झुंझुनू में स्थित है। इसकी जो ट्रिक है, वो अरावली की जो सर्वोच्च चोटियों की ट्रिक है वो यह है कि गुरु से दिल से जरा आस कुंभा रघुनाथ ऋषि नाम का व्यक्ति है। कुंभा रघुनाथ ऋषि का सज्जन मोर खो में 7 बोली रोज बोले, इसकी ट्रिक है। मतलब 16 जो अरावली पर्वतमाला की 16 ऊंची पर्वत चोटियां हैं, उनकी जो ट्रिक है, गुरु से दिल से जरा आस कुंभा रघुनाथ ऋषि का सज्जन मोर खो में 7 बोली रोज बोले। तो गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। गुरु शिखर यानी ऐसा शिखर, ऐसा पर्वत जिसका दर्जा गुरु के समान हो। कर्नल जेम्स टोड जो राजस्थान के इतिहास के पिता हैं, कर्नल जेम्स टोड जो पॉलिटिकल एजेंट बनकर आए थे मेवाड़ उदयपुर के, उन्होंने संतों का शिखर कहा गुरु शिखर को। और इसकी जो ऊंचाई है वो 1722 मीटर है, 1722 मीटर, 1722 मीटर है। कहीं 1727 मीटर यानी 1727 मीटर आता है। उसका तात्पर्य यह है कि गुरु शिखर में एक चोटी पर एक मंदिर है, तो और उसकी जो ऊंचाई है वो 1727 है, बल्कि 1722 करेक्ट ऊंचाई है इसकी गुरु शिखर। दूसरी जो सबसे ऊंची चोटी है ये सिरोही में है गुरु शिखर। दूसरी सबसे ऊंची चोटी शेर है, और शेर की जो ऊंचाई है 1597 मीटर है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ये भी सिरोही में ही है। तीसरी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर की तीसरी सबसे ऊंची चोटी देलवाड़ा है, देलवाड़ा जो सिरोही में है, 1442 मीटर इसकी ऊंचाई है। उसी के साथ में झरगा जो उदयपुर में है। 3 सबसे ऊंची चोटी किसमें है? सिरोही में है, और झरगा उदयपुर में है। चौथी सबसे ऊंची चोटी अरावली पर्वतमाला की झरगा, और इसकी जो ऊंचाई है 1431 मीटर है, ये उदयपुर में है। उसी के साथ में 5वीं सबसे ऊंची चोटी अचलगढ़ है जो 1380 मीटर है, ये सिरोही में ही है। तो ये तो गुरु शिखर हो गया। गुरु से शैर, और दिल से देलवाड़ा, और जरा से झरगा, आज से 5वीं आज से अचलगढ़, आज से क्या हो गया? अचलगढ़। और अचलगढ़ 1380 मीटर सिरोही में है। कुंभा से क्या हो गया? कुंभा से छठी कुंभलगढ़, और कुंभलगढ़ ये राजसमंद में है, 1224 मीटर ऊंची है। रघुनाथगढ़ ये सीकर में है, और रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, रघुनाथगढ़ सीकर में है, 1055 मीटर ऊंची है। उसी के साथ में जो ऋषिकेश 8वीं सबसे ऊंची चोटी है, रघुनाथ से रघुनाथगढ़, ऋषि से ऋषिकेश, और ऋषिकेश 1017 मीटर के साथ में सिरोही में स्थित है, सिरोही जिले में। 9वां कासे कमल हो गया, कासे कमलनाथ 1001 मीटर ऊंची है, उदयपुर में है। सज्जन से सज्जनगढ़ हो गया, और 938 मीटर उदयपुर में है ये। मोर से मोरमजी या टोडगढ़,
इसके दो नाम हैं, मोरम जी और टोडगढ़। 11वीं सबसे ऊंची चोटी है और अजमेर मेरवाड़ा अजमेर में है 934 मीटर के साथ में। 12वीं सबसे ऊंची चोटी खो जो जयपुर में है, 920 मीटर ऊंची है। खो से खो 7 से 7 बोली रोज बोले, 7 से 7 से सायरा हो गया, 900 मीटर ऊंची है और ये उदयपुर में है। तैसे तारागढ़ हो गया 873 मीटर के साथ में। मध्य अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी अजमेर में है, तारागढ़ 873। बिलाली ये अलवर में है, अलवर की सबसे ऊंची चोटी है और ये 775 मीटर ऊंची है। उसी के साथ में रोजा भाकर, रोज बोले, बोली से बिलाली हो गया, रोज से रोजा भाकर, और रोजा भाकर जालोर में है, 730 मीटर ऊंची है, 730 मीटर ऊंची है मेरे साथियों। तो आगे देखते हैं अपने खो जयपुर, उसी के साथ में बिलाड़ी और बैराट 704 मीटर ऊंची है। इसी के साथ में उत्तरी अरावली में कांकवाड़ी का पठार है, ये जो उल्लेखनीय है। कांकवाड़ी का पठार ये अलवर में है। कांकड़वाड़ी या कांकवाड़ी का पठार, कांकवाड़ी का पठार ये मेरे साथियों सरिस्का अभ्यारण्य में है, सरिस्का अभ्यारण्य में है, सरिस्का अभ्यारण्य। और यहाँ पर ये राजौरगढ़ में गुर्जर प्रतिहार वंश का क्या था, साम्राज्य था और ये वास्तव में पठार है। यहाँ पर एक नीलकंठ महादेव मंदिर है जो दिन में 3 बार उसका रंग है वो परिवर्तित होता है। तो ये कांकवाड़ी का पठार अलवर में है, सरिस्का अभ्यारण्य में स्थित है। तो ये हो गया उत्तरी अरावली। अब दक्षिणी अरावली मध्य अरावली देखते हैं। तो मध्य अरावली जयपुर से राजसमंद के बीच का जो क्षेत्र है, 1 2 जयपुर से और राजसमंद के बीच की जो अरावली है उसको मध्य अरावली कहते हैं। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी टोडगढ़ है, टोडगढ़ जो 934 मीटर ऊंची है, टोडगढ़ या मोरम जी 934 मीटर ऊंची है, टोडगढ़ या मोरम जी। जयपुर टोंक ब्यावर नया जिला है। अजमेर और राजसमंद तक का क्षेत्र इसमें सम्मिलित किया गया है। तारागढ़ अजमेर 873 मीटर के साथ में दूसरी सबसे ऊंची चोटी है मध्य अरावली की। नाग पहाड़ 795 मीटर ऊंचाई है, ये भी अरावली में ही है। नाग पहाड़ से लूड़ी नदी निकलती है, वही लूड़ी नदी जिसका पानी बालोतरा में जाने के बाद में खारा हो जाता है, जिसे आधी मीठी और आधी खारी नदी कहते हैं। मारवाड़ की गंगा कहते हैं किसको, लूणी को। प्रमुख दर्रे, ये दर्रे हैं मेरे साथियों। दर्रों का तात्पर्य यह है कि जहाँ पर अरावली की ऊंचाई कम है और मान लीजिए कि ये पर्वत है ऐसे, और इधर से इधर जाने का जो रास्ता प्रदान करे, यानी ऊंचाई कम है और कहाँ बिल्कुल कम ऊंचाई हो और वहाँ से जाने का रास्ता प्रदान करे, उनको दर्रे या नाल कहते हैं। जोजिला, सिपकिला, नाथुला दर्रा अपन भारत के भूगोल में पढ़ते हैं मेरे साथियों। तो दर्रे या नाल, तो इसकी ट्रिक है, डेबर में केवड़ा का फूल हाथी ने तोड़ा, डेबर में केवड़ा का फूल हाथी ने तोड़ा, और हाथी के तोड़ते ही हाथी क्या गया, गुड़ गया। हाथी के गुड़ते ही कमली पैदल देसूरी से आई। डेबर में केवड़ा का फूल हाथी ने तोड़ा, डेबर में केवड़ा का फूल हाथी ने तोड़ा। तो ये डेबर दर्रा है, डेबर दर्रा है, यानी डेबर जो नाल है वो सलूम्बर में है, डेबर नाल सलूम्बर में है मेरे साथियों। एक मिनट, जो नया जिला बना है, डेबर में केवड़ा का फूल हाथी ने तोड़ा। तो डेबर नाल कहाँ है, डेबर नाल सलूम्बर में है, सलूम्बर में चली गई है, सलूम्बर में है, डेबर नाल सलूम्बर में है। केवड़ा का फूल हाथी ने तोड़ा, केवड़ा का फूल किसने तोड़ा, हाथी ने तोड़ा। तो केवड़ा की नाल कहाँ है, केवड़ा की नाल उदयपुर में है, केवड़ा की नाल क्या होगी, उदयपुर में है मेरे साथियों। फुलवारी की नाल की नाल भी कहाँ है, उदयपुर में है। और फुलवारी अभ्यारण्य है, फुलवारी एक अभ्यारण्य भी है जो उदयपुर में ही है, जहाँ पर सोम, मानसी और वाकल नदियों का क्या है, सोम, मानसी और वाकल नदियों का त्रिवेणी संगम होता है। हाथीगुड़ा, हाथी ने तोड़ा, तो हाथीगुड़ा की नाल राजसमंद में है,
हाथीगुड़ा की नाल कहाँ है? राजसमंद में है। तो केवड़ा की नाल उदयपुर में हो गया, उसी के साथ में डेबर नाल सलुम्बर में हो गया, फुलवारी की नाल उदयपुर में हो गया, हाथीगुड़ा की नाल कहाँ है? राजसमंद में है। हाथी ने तोड़ा। अब हाथी के तोड़ते ही हाथी के नाल को फूल को तोड़ते ही हाथी क्या हो गया? अरे मेरे साथियों, डेबर में केवड़ा का फूल हाथी ने तोड़ा, और हाथी के तोड़ते ही हाथी गुड़ गया, और हाथी के गुड़ते ही कमली पैदल देसूरी से आई। कमली पैदल कहाँ से आई? देसूरी से आई। अब हाथीगुड़ा की नाल राजसमंद से हो गया। कमली नाल या कमली खामली की नाल कहाँ है? ये राजसमंद में है, ये राजसमंद में है। अब कमली कहाँ से आई थी? पैदल आई थी। कमली कैसे आई? पैदल आई। तो पगलिया की नाल या झीलवा की नाल कहते हैं इसको। पगलिया या झीलवा की नाल कहते हैं, और ये राजसमंद में है, ये राजसमंद में है। और ये मेवाड़ से मारवाड़ में जाने का रास्ता प्रदान करती है। कई बार आता है मेरे साथियों, कौन सी नाल या कौन सा दर्रा कौन सी नाल से मेवाड़ और मारवाड़ दोनों में जाने का रास्ता देती है, तो वो कौन सी है? पगलिया या झीलवा की नाल। कमली खामली की नाल। देसूरी की नाल, ये देसूरी की नाल देसूरी से आई थी, तो ये देसूरी की नाल कहाँ है? पाली में है। देसूरी की नाल कहाँ है? पाली में है। देसूरी की नाल पाली में है। उसी के साथ में परवेरिया की नाल, शिवनाथ की नाल, सुराघाट की नाल और देबारी की नाल, ये ब्यावर में है। ये कहाँ है? ब्यावर में है। चारों नाल ब्यावर में है मेरे साथियों। कहाँ है? ब्यावर में। तो ये क्या हो गई मेरे साथियों? दर्रे हो गए या नाल हो गई। अब दक्षिण अरावली को देखते हैं अपने। दक्षिण अरावली राजसमंद से और सिरोही तक, ये है, ये अरावली प्रदेश है। ये दक्षिण अरावली प्रदेश के अंतर्गत शामिल किया गया है। और इसमें सिरोही, उदयपुर, सलुम्बर, राजसमंद को शामिल किया गया है। अब इसमें प्रमुख पठार हैं, विशेष तौर से प्रमुख पठार हैं। और पठार कौन कौन से हैं? सबसे पहला पठार है इसमें बोराट का पठार। अब ये जो बोराट का पठार है मेरे साथियों, इसको मिटाता हूँ। बोराट का पठार का तात्पर्य ये होता है कि समुद्र तल से ऊपर उठा हुआ वह भाग जो ऊपर से क्या हो? समतल हो, उसको पठार कहते हैं। वैसे ऊपर उठा हुआ भाग तो पर्वत भी होता है, लेकिन वो ऊपर से कैसा होता है? नुकीला होता है। ऊपर से कैसा होता है मेरे साथियों? नुकीला होता है। तो बोराट का पठार है ये कुंभलगढ़ और इधर है गोगुंदा। कुंभलगढ़ राजसमंद में है और गोगुंदा उदयपुर में है। तो कुंभलगढ़ से और गोगुंदा के बीच का क्षेत्र बोराट के पठार के नाम से जाना जाता है। बोराट का पठार के नाम से जाना जाता है। अब जो बोमट का पठार है, आपने बोमट का आंदोलन भी सुना है। बोमट का जो भील आंदोलन हुआ था मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में, तो बोमट का पठार है उदयपुर और डूंगरपुर के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? बोमट का पठार कहलाता है। उदयपुर से डूंगरपुर के बीच का क्षेत्र बोमट का पठार कहलाता है। लसाड़िया का पठार, वेरी इंपॉर्टेंट, लसाड़िया का पठार। यह लसाड़िया का पठार मेरे साथियों एक झील है जो जयसमंद झील है। जयसमंद झील के पूर्व में स्थित कटापटा क्षेत्र लसाड़िया का पठार कहलाता है। सीधे तौर पर जैसलमेर झील के पूर्व में स्थित कटापटा क्षेत्र लसाड़िया का पठार कहलाता है। अब जयसमंद झील ये सलुम्बर में है, ये सलुम्बर में चला गई सलुम्बर। तो जयसमंद से प्रतापगढ़ भी आ सकता है और उदयपुर भी आ सकता है। जयसमंद झील से प्रतापगढ़ के बीच का क्षेत्र लसाड़िया का पठार कहलाता है। सही। जयसमंद झील से और उदयपुर के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है?
हाँ, लसाड़िया का पठार कहलाता है। या फिर सलूम्बर से और प्रतापगढ़ के बीच का क्षेत्र लसाड़िया का पठार कहलाता है। या फिर सलूम्बर से और उदयपुर के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? लसाड़िया का पठार कहलाता है। अब आगे मेरे साथियों चौथे नंबर पे उड़िया का पठार है। ये उड़िया का पठार ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। उड़िया का पठार जो आबू पर्वत है उसकी ऊंचाई कितनी है? 1200 मीटर और इसकी ऊंचाई है 1360 मीटर। 1360 मीटर 1360 मीटर 1360 मीटर ऊंचा है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। सबसे ऊंचा पठार है। अब जो आबू पर्वत है ये भी एक पठार है। आबू पर्वत ये पठार है जो 1200 मीटर ऊंचा है समुद्र तल से। 1200 मीटर ऊंचा है। बैथोलित चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। बैथोलित चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। गुंबदाकार होती है ये, ऐसे गुंबद की आकृति की होती है। गुंबद की आकृति की। तो ये था आबू पर्वत। ये कौन सा था? आबू पर्वत। 1200 मीटर ऊंचा यह एक पठार है। बैथोलित आकृति का है क्योंकि बैथोलित चट्टानों से इसका क्या हुआ है मेरे साथियों? निर्माण हुआ है। साथियों पूर्वी मैदानी प्रदेश देखते हैं आगे। अपना अब तक पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का अध्ययन कर चुके हैं। अरावली प्रदेश का अपना अध्ययन कर चुके हैं। अरावली प्रदेश का अपना अध्ययन कर चुके हैं। ये जो अरावली प्रदेश है ये इस प्रकार से, ये तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश हो गया। एक दूसरा अरावली प्रदेश हो गया। हाँ, तीसरा ये हाड़ौती क्षेत्र हो जाएगा। हाड़ौती क्षेत्र या हाड़ौती क्षेत्र या पूर्वी पठारी प्रदेश, ये तीसरे नंबर पे हो जाएगा। अब ये जो बचा कुचा है ये पूर्वी मैदानी प्रदेश है। पूर्वी मैदानी प्रदेश है मेरे साथियों। पूर्वी मैदानी प्रदेश। और चौथा हाड़ौती क्षेत्र या पूर्वी पठारी प्रदेश। पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश भी कह देते हैं। पूर्वी मैदानी जो प्रदेश है इसके अंतर्गत MBBC, ये जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है ये नदियों के अवसाद से बना है। नदियों के अवसाद से बना है। अवसाद से बना है। अवसाद से निर्मित है। मेरे साथियों जो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है ये 61.11% भाग पर फैला हुआ है। यहाँ पर राजस्थान की 40% जनसंख्या निवास करती है। जो अरावली प्रदेश है ये अरावली प्रदेश मेरे साथियों 9% भाग पर फैला हुआ है और यहाँ पर राजस्थान की 10% जनसंख्या निवास करती है। जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है ये 23% भाग पर फैला हुआ है। 23% भाग पर फैला हुआ है, यानी राजस्थान का 23% भाग पर राजस्थान की 39% जनसंख्या निवास करती है। 39% जनसंख्या निवास करती है। इसका मतलब ये नदियों के जलोढ़ से बना है, नदियों के अवसाद से बना है, तो यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी है। उपजाऊ मिट्टी है। हाँ, 23% भाग पर 39% जनसंख्या निवास करती है। ये नदियाँ हैं MBBC। M का मतलब माही नदी हो गई, माही नदी का मैदान। B का मतलब बनास, B का मतलब बनास, और दूसरे B का मतलब बाणगंगा। बाणगंगा, बनास बाणगंगा का मैदान। C का मतलब चंबल का मैदान। चंबल का मैदान, चंबल का मैदान। माही नदी का मैदान, माही नदी का मैदान। तो ये नदियाँ पूर्वी मैदानी प्रदेश में बहती है। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी? हाँ, माही नदी की। किसकी? माही नदी की। ये मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से निकलती है। ये जो माही नदी है ये माही नदी है,
ये माही नदी विंध्याचल पर्वत से निकलती है। विंध्याचल पर्वत से निकलकर बांसवाड़ा के खादू गांव से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में क्या करती है मेरे साथियों? प्रवेश करती है। जो इसका बहाव क्षेत्र है, जो प्रवाह क्षेत्र है, ये लाल चिकनी मिट्टी से बना हुआ है। लाल चिकनी मिट्टी पाई जाती है, लाल चिकनी मिट्टी। अब ये लाल चिकनी मिट्टी है, ये यहाँ पर एक तो मक्का के लिए उपयुक्त है, मक्का होती है, एक चावल भी होता है। इस मक्का की जो किस्म है वो कई बार पूछता है, एक तो माही कंचन, एक माही धवल, और चावल की सुगंधा है तो चावल, माही सुगंधा, ये चावल की क्या है? चावल की किस्म है। तो माही का मैदान, जो ये माही नदी है, ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बहती है। अब मेरे साथियों, इसके किनारे पर प्रतापगढ़ होने के कारण काठल की गंगा कहते हैं। हाँ, काठल प्रदेश की गंगा भी कहते हैं इसको। प्रतापगढ़ को काठल कहा गया है किनारे पर स्थित होने के कारण। जो बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ है, हाँ, इसी के मैदान में है। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में 56 गांवों का समूह है, जिसको 56 का मैदान कहते हैं। 56 का मैदान कहते हैं। तो एक तो ये नदी हो गई, यहाँ से माही नदी का मैदान। दूसरा है बाणगंगा। अब ये जो बाणगंगा है मेरे साथियों, बाणगंगा कहाँ से निकलती है? ये निकलती है विराटनगर से, बैराट में भी एक शेवरिया की ढाणी है, वहाँ से निकलती है। अर्जुन की गंगा कहते हैं इसको। किसको? बाणगंगा को अर्जुन ने तीर से निकाला था। कहते हैं कि पांडवों की माँ कुंती को प्यास लगी, अर्जुन ने तीर मारा, एक नदी निकली, बाण से बनने के कारण ये बाणगंगा नाम पड़ा इसका। अब जो सबसे अधिक जनघनत्व वाले जो राजस्थान के जो ज़िले हैं वो ये हैं JBDA। एक तो जयपुर, B से भरतपुर, और ये दौसा। अलवर इसमें नहीं है, मतलब अलवर इसके बहाव क्षेत्र में नहीं है। तो जयपुर, भरतपुर और दौसा में बाणगंगा नदी निकलती है। केवला देव तक ये जाती है विशेष तौर से। जयपुर, भरतपुर और दौसा में ये बहती है। और इसी का मैदान, बाणगंगा का ही सबसे अधिक जनघनत्व वाला मैदान है। हाँ, जलोढ़ मिट्टी का मैदान है। कौन सा? बैराठ, ये बाणगंगा का मैदान हो, चाहे माई का हो, या फिर चंबल नदी का क्या हो, मैदान हो, ये जलोढ़ मिट्टियों से बना हुआ है। तो ये दो हो गया, बनास बेड़च हो गया, वो बनास और बाणगंगा, उसी के साथ में माही। अब इसमें एक नदी आती है जो चंबल है। अब चंबल की अपन बात करते हैं मेरे साथियों। पूर्वी मैदानी प्रदेश में साथियों चंबल है। ये चंबल मध्य प्रदेश के जानापाव पहाड़ी से निकलती है। जानापाव पहाड़ी, ये विंध्याचल पर्वत से, जानापाव पहाड़ी विंध्याचल पर्वत से निकलती है। और वहाँ से निकलकर चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से ये प्रवेश करती है। चौरासीगढ़ से प्रवेश करती है। और ये जो चंबल नदी है, ये करौली, धौलपुर, हाँ, सवाईमाधोपुर, कोटा जिलों में बहती है। और ये कोटा में
सबसे ज़्यादा अवनालिका अपर्दन करती है कोटा में। कोटा में अवनालिका अपर्दन करती है, अवनालिका अपर्दन करती है। और इसके चंबल के सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर का जो क्षेत्र है उसको डांग कहते हैं मेरे साथियों। और डांग की रानी करौली को कहते हैं ना, डांग का राजा धौलपुर को कहते हैं। डांग का राजा किसको कहते हैं? धौलपुर को कहते हैं। ये उत्खात इस्लाकृति यानी उत्खात इस्लाकृतियों के कारण ये प्रसिद्ध है, यानी अपर्दन के कारण प्रसिद्ध है। सबसे ज़्यादा गहरा अपर्दन ये कोटा में करती है। इसी के साथ में बीहड़ भी कहते हैं इसके बहाव क्षेत्र को। तो ये इसका चंबल का जो मैदानी प्रदेश है वो पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत ही आता है। माही का हो गया, बाणगंगा का हो गया। बनास की बात करते हैं अपन, तो बनास नदी मेरे साथियों खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। खमनोर राजसमंद से निकलती है ये, और ज़बरदस्त नदी है। मूल राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है चंबल माही। ये राजस्थान की नदियाँ थोड़ी है। ये बनास नदी का उद्गम स्थल राजस्थान से ही होता है और ये खमनोर से निकलती है। राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक और सवाई माधोपुर में, रामेश्वरम में ये चंबल में मिल जाती है। बिसलपुर बांध इस पर बनाया गया है। तो इसका जो मैदानी प्रदेश है ये पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत ही आता है। और जो इसकी जो बहाव क्षेत्र की जो मिट्टी है वो भूरी मिट्टी है। भूरी यानी ब्राउन मिट्टी है। इसी के कारण यहाँ बजरी निकलती है। सबसे फेमस जो बजरी है वो बनास की है। तो इसकी जो मिट्टी है वो कौन सी है? ब्राउन है। और अगर अपन चंबल की बात करें तो काली दोमट मिट्टी चंबल की है, लाल चिकनी मिट्टी माही की है। तो ये हो गया चंबल और बनास यानी पूर्वी मैदानी प्रदेश। ये नदियों के जलोढ़ मिट्टी से बनी है। इसी कारण ही 23% भाग पर, पूर्वी मैदानी प्रदेश के 23% भाग पर 39% जनसंख्या निवास करती है। अब आगे देखेंगे मेरे साथियों। चौथा है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ये दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है वो राजस्थान के 6.89% भाग पर फैला हुआ है। 6.89% भाग पर फैला हुआ है। और 6.89% भाग पर राजस्थान की 11% जनसंख्या पॉपुलेशन निवास करती है। 11% जनसंख्या निवास करती है। ये पठारी प्रदेश है। ये कैसा है? पठारी प्रदेश है। और इसको हाड़ौती प्रदेश भी कहते हैं। हाड़ौती प्रदेश भी कहते हैं। हाड़ौती इस कारण कहते हैं कि इस क्षेत्र पर हाड़ा शासकों का, हाड़ा वंश का क्या रहा? हाड़ा शासकों का राज रहा है, शासन रहा है। हाड़ा वंश का शासन रहा है। इस कारण इसको क्या कहते हैं? हाड़ौती कहते हैं। और इस हाड़ौती में कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ जिले आते हैं। झालावाड़ जिले आते हैं। ये पठारी प्रदेश है। और ये मालवा के पठार से और विंध्यन कंगार से इसका निर्माण हुआ है। जो मालवा का पठार है मध्य प्रदेश का पठार है। और जो विंध्यन कंगार है यानी सीधे तौर पर अपन ये कह सकते हैं कि विंध्याचल जो पर्वत है वो गुजरात से शुरू होता है। और गुजरात से शुरू होकर बिहार के सासाराम तक ये विंध्यन कंगार जा रहा है। तो दो से इसका निर्माण हुआ है। विशेष तौर से मालवा के पठार से इसका निर्माण हुआ है। और मालवा का पठार मध्य प्रदेश में है। मालवा के पठार का ही एक भाग है दक्षिण पूर्वी। इसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की औसत ऊंचाई 500 मीटर है। कितनी है? 500 मीटर है। इसके जो भाग हैं मुख्य तौर से ये किया गया है कि अर्धचंद्राकार पहाड़ी, और अर्धचंद्राकार पहाड़ियों में एक तो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ जो कोटा में है, और बूंदी की पहाड़ियाँ
बूंदी की पहाड़ियाँ इसी के अंतर्गत हैं, इसी के अंतर्गत है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है चंदवाड़ी क्षेत्र में है, चंदवाड़ी क्षेत्र में, झालावाड़ क्षेत्र में इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी है वो 517 मीटर है, 517 मीटर है। शाहबाद की जो उच्च भूमि है ये 12 में है, और यहाँ पर घोड़े की नाल की आकृति की एक पहाड़ी है, ये क्या है, घोड़े की नाल की आकृति की पहाड़ी है शाहबाद उच्च भूमि में, ये पूछा गया है 1-2 बार। डग गंगधार की उच्च भूमि ये झालावाड़ में है, ये किस में है, झालावाड़ में ही है। तो ये कोटा बूंदी 12 झालावाड़ का ये पठारी प्रदेश है। चौथा, कौन सा, चौथा प्राकृतिक प्रदेश है जो 6.89% भाग पर फैला हुआ है। यहाँ पर राजस्थान की 11% जनसंख्या निवास करती है। तो ये था राजस्थान का भौतिक विभाजन। पहले वीडियो में हमने देखा कि जो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है उसमें पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में 60.11% भाग पर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश फैला हुआ है, उस पर राजस्थान की 40% जनसंख्या निवास करती है। दूसरे भाग देखा अपने अरावली प्रदेश, और अरावली प्रदेश राजस्थान के 9% भाग पर फैला हुआ है और उस पर 10% जनसंख्या निवास करती है। तीसरे नंबर पर हमने अध्ययन किया पूर्वी मैदानी प्रदेश, और पूर्वी मैदानी प्रदेश 23% भाग पर फैला हुआ है, और वहाँ पर पूर्वी मैदानी प्रदेश जो माही, बनास, बाणगंगा और चंबल के मैदान से पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण हुआ है। जलोढ़ मिट्टी से निर्माण हुआ है। अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र होने के कारण 23% भाग पर 39% जनसंख्या निवास करती है। जो माही नदी है, माही नदी की जो मिट्टी है लाल चिकनी मिट्टी है, और माही नदी के क्षेत्र में मक्का होती है बांसवाड़ा में सबसे ज़्यादा, और मक्का की जो किस्में भी किस्में हमने देखी, जो माही कंचन और माही ध्वल, और चावल का भी उत्पादन होता है। चावल की जो किस्म थी वो माही सुगंधा थी। डूंगरपुर बांसवाड़ा में माही नदी बहती है, और काठल यानी जो प्रतापगढ़ किनारे पर स्थित होने के कारण उसको काठल कहा गया है, काठल कहा गया है। और प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में 56 गाँव के समूह को 56 का मैदान कहा गया है। बाणगंगा हमने देखी कि बैराट से निकलती है, और बाणगंगा जयपुर, दौसा और भरतपुर में बाणगंगा बहती है। सबसे ज़्यादा इस जो नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वहाँ पर सबसे ज़्यादा जनघनत्व पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र होने के कारण अत्यधिक जनघनत्व पाया जाता है किसमें, बाणगंगा का। बनास नदी के बारे में भी देखा कि बनास नदी खमनोर से निकलती है, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक और सवाई माधोपुर में ये बहती है, और सवाई माधोपुर में जाकर रामेश्वरम में चंबल में मिल जाती है। और चंबल नदी की बात करें तो चंबल नदी वही जाना पाओ की पहाड़ी विंध्याचल से निकलकर 84गढ़ से राजस्थान में प्रवेश करके कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर और करौली में बहती हुई ये मध्य प्रदेश के मुरादगंज में ये किस में मिल जाती है, यमुना नदी में मिल जाती है। करौली को डांग की रानी कहते हैं, और करौली धौलपुर को डांग का राजा कहते हैं। कोटा में अवनाली सबसे ज़्यादा अपर्दन करती है। उत्खात इस्लाकर्तियों को अपन बीहड़ कहते हैं, अत्यधिक अपर्दन करती है। करौली, सवाई माधोपुर और भरतपुर के क्षेत्र को डांग कहते हैं। उसी के साथ में तीसरा हमने अध्ययन किया किसका, चौथा अध्ययन किया किसका, इसका दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश 6.89% भाग पर फैला हुआ है, और इस पर राजस्थान की 11% जनसंख्या निवास करती है। हाड़ा शासकों का शासन होने के कारण इस क्षेत्र को हाड़ौती कहते हैं। कोटा, बूंदी, 12 झालावाड़ इस क्षेत्र में पूर्वी पठारी प्रदेश में आते हैं। उसी के साथ में व्यक्तिगत अध्ययन भी किया, जो प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान को 7 भागों में विभाजित किया। तो मेरा निवेदन है चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने की कृपा करें। सभी वीडियो को जाकर आप देखें। जय जय भारत, जय जय राजस्थान।